स्टार्टिंग का जो नागराज था ओवरकोट पहनता था, और मुझे बाद में बड़ा डिसअपॉइंट हुआ एक चीज जान के कि नागराज नंगा रहता है। क्या बात कर रहे हो? उसमें ध्रुव ने चंडिका का हाथ पकड़ा हुआ है हाँ। और ध्रुव का एक डायलॉग लिखा था, अरे तुम चंडिका तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों हैं? राज कॉमिक्स में कहीं ना कहीं ह्यूमन जो रियल है वो ज्यादा था, कि स्टील इतना बड़ा स्पेक्टर स्टील है पर वो गिर जाएगा तो उठ नहीं पाएगा, उसका वजन है 500 किलो का। कोई गाली भी दे दे तो चुपचाप सुन के निकल लेता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, अपनी डेली की जो उसकी रूटीन है उसे पूरा करना है। वो अपने मन में कितनी भी आक्रोश हो लेकिन वो निकाल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। तो वो है डोगा। और एक समय ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए, दो शरीर बन गए, जिसमें एक कोबी अलग है और भेड़िया अलग है। अब कोबी है उसका जो जानवर वाला रूप है, बहुत बदतमीज, सबसे बदतमीज बात करने वाला। रूट जो होता है ना करेक्टर, वो है एकदम जानवर। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो एंथोनी क्या है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो मर चुका है, अच्छा, मरा हुआ है। वो डेड आदमी, ठीक है। वो कब्र फाड़ देता है अपनी, अच्छा। और निकलता है। और कोई अगर अच्छा आदमी रहे तो अगर एंथोनी आसपास है तो उसको खुशबू आएगी। अगर मैं हरामी टाइप की जैसे मैं हूँ, मुझे बदबू आएगी, मुर्दे की। हाँ, मुर्दे की बदबू। मुर्दे की बदबू। तो आज की जनरेशन को अगर मैं पढ़ा पाऊँ एक चीज तो कॉमिक, क्योंकि उससे ही पढ़ने की आदत विकसित हुई। सही बात है, बिल्कुल। हमने बचपन में नहाते थे तो शैम्पू से ये कर लेते थे, इतने में तो नागराज बन गए, पर सांप को देख के फट रही है। अगर मैंने कॉमिक्स में बुगाकू नाम रखा, थोडांगा नाम रखा, तो लोगों को लगने लगा कि ये उल्टे सीधे नाम ही शायद सक्सेस का कारण है। बच्चे बड़े हुए तो कॉमिक्स का चेंजेस भी वैसे हुए कि पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी, और तो थोड़े बड़े हो रहे हैं तो नागराज, सुपर कमांडो, और थोड़े और मैच्योर हो गए तो लोग आगे। हाँ, उससे आगे मत जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है ना? हाँ एग्जैक्ट। हाँ, उससे फिर आगे नहीं जा रहे। समझ गए कि कहाँ जा रहे हैं हम। जब हमने शुरुआत की थी 80s में, तो यूनिवर्सिटी के नाम पर डीसी और मार्वल, एक मैं यूनिवर्सिटी का दर्जा देता हूँ, क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइज, मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। और आज का एपिसोड काफी वाइल्ड होने वाला है। एक तो पूरा गुप्ता समाज बैठा हुआ है हमारे साथ, और दूसरा आज का एपिसोड काफी नॉस्टैल्जिक होने वाला है। जो लोग भी बचपन में जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, उन्हें पता होगा कि एक कॉमिक थी जिन्होंने हम सबके दिलों पे एक छाप छोड़ी थी। उनके कैरेक्टर्स ने काफी छाप छोड़ी थी, जैसे नागराज, ध्रुव, परमाणु, तिरंगा, डोगा। तो आज हमारे साथ राज कॉमिक्स के को फाउंडर हैं संजय गुप्ता सर, और इसी शो को होस्ट करने के लिए मैंने बुलाया हुआ अपने एजेंट भाई को, जिनका फेवरेट कैरेक्टर डोगा है, रवि गुप्ता। कैसे हैं भाई? कैसे हैं सर? बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड शो। कैसे हैं सर? कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? थोड़ा बताइए अपने बारे में। बस सुबह थोड़ा ध्रुव होता है, थोड़ा नागराज होता है, और शाम आते आते डोगा हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया। डोगा रात को ही होगा। डोगा तो डोगा। बढ़िया सर। यहाँ ये जो माहौल देख के आप लोग को लग रहा होगा कि तीनों लोग गुप्ता बैठे हैं, तो ऐसे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। हम लोग आपस में बस कॉमिक्स है, बाकी वो चाचा है हमारे बचपन के। चाचा हमेशा हड़प लेते हैं प्रॉपर्टी, इन्होंने हमारा बचपन हड़प रखा है। बिल्कुल, सारी यादें हड़प ली थी हमारी बचपन की। अदरक चाचा, अदरक चाचा, चार चाचा, अदरक चाचा, धनिया चाचा, काली मिर्च चाचा, और धनिया नहीं, धनिया हो गया। नहीं, अदरक चाचा, धनिया चाचा, काली मिर्च चाचा, और एक हल्दी चाचा। हल्दी चाचा, हाँ। आप भूल रहे एक जिम ट्रेनर था, एक मार्शल आर्ट सिखाता था, एक बॉक्सिंग,
और एक और? गन गन गन। गन गन हाँ गन वाले। सर पूरा पढ़ के आया हूँ मैं भी पूरा रिसर्च करके आया हूँ। तो सर शुरू से शुरू करें या अभी अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी आप एट प्रेजेंट क्या चल रहा है पहले एट वो बताइए। प्रेजेंट मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अरे अरे आप लिटरली ले गए एट प्रेजेंट को। अपने भतीजों से मिलने आया हूँ। अरे बहुत ही बढ़िया सर, और बहुत ही मुझे बहुत मतलब भतीजों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। हमें अब वो भी अच्छा लगा कि क्योंकि- आप गिफ्ट लेके आए हो हमारे लिए, हम बहुत खुश हुए उससे। हाँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि उससे ज्यादा लेके जाऊँ वापस। नहीं डेफिनेटली। तो जी कहने का मतलब ये है कि एट प्रेजेंट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरे सामने जो कॉमिक्स के पढ़ने वाले, और पढ़ने वाले ही नहीं, उसको जीने वाले दो शानदार व्यक्तित्व बैठे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम बनाया है। और वो मुकाम ही नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को हंसी, जो सबसे कीमती चीज़ है इस दुनिया में, वो परोसी है। और वो लाखों लोगों को जो देखते हैं, आपको सुनते हैं, और मैं आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, वीडियोस में, किस तरीके से लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मैं साथ में था और वो वापस लिया है आप। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो खुशी देती हैं कि जो चीज़ से हमारे आगे रीडर्स जो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, हाँ और आज वो दुनिया को वो सब चीज़ें बांट रहे हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं। यस, ये चीज देखिए, हमारा ऐसे प्लान नहीं था। लास्ट टाइम जो है हमारी कन्वर्सेशन हुई और हमारी कॉमिक्स की बात निकल गई। तुक्के और- में ऐसे रैंडमली वो कॉमिक्स से बात निकल गई, कॉमिक्स से बात इन्होंने करी और मेरे से मैं फट गया अंदर से, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ सारी किताबें। मुझे लग रहा है कि यार ये लोग हैं, पढ़ रहे हैं ना लोग। और फिर उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि अब सर को ही बुलाया जाए, सर से ही बात हो। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि उससे इतना प्यार मिला, एक रील में मैंने डोगा की बात कर दी थी, फेवरेट और- कैरेक्टर इनका और डोगा लोग था कि यार ये कौन भाई, ये मतलब इतना प्यार मिला उससे कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई ये जिंदा है अभी ये लोग। क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो सब बाप बन गए हैं बच्चों के, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। सारी चीजें। तो सर शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल 1980s में ले जाते हैं हम पहले ना, कि कैसे शुरू हुई थी सर राज कॉमिक्स, कैसे बना, क्या हुआ, और फिर कैसे कैसे करेक्टर है, क्या चल रहा था 1980s की, थोड़ी बताइए आप, क्या हो रहा था उस मोमेंट पे? 1980s में हम भी नए नए युवक बन रहे थे, जी और हमें भी जो पसंद था वो कॉमिक्स पढ़ना पसंद था। अच्छा तो जहाँ भी कॉमिक्स मिले, वो चाहे मैगजीन के अंदर हो, न्यूज़पेपर में हो, उसमें कॉमिक स्ट्रिप भी हो, छोटी से छोटी थी, जी तो वो पढ़ा करते थे। बहुत मज़ा आता था, अच्छा बहुत दीवानगी थी। चाहे वो फैंटम हो, चाहे वो टार्जन हो, उस समय बहादुर हो, इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो उन्हीं दिनों दूरदर्शन पे एक एनिमेटेड सीरियल आता था स्पाइडरमैन का। अच्छा तो उसको देख के जो है हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। लगता था हाँ, ऐसी ही कोई दुनिया होनी चाहिए जिसमें एक ज़रूरत पड़े एक मददगार आए और बच्चों का साथ लेके बाय करके हेलो करके चला जाए। वो चीज़ इतनी दिल को अंदर लगी कि लगा नहीं, हमारे हिंदुस्तानी बच्चों के लिए भी एक ऐसा सुपर हीरो होना चाहिए। हालांकि सुपर हीरो कोई बाउंड्रीज नहीं मानते, वो सभी के हैं, इंसानियत के हैं। तो लगा कि हाँ, कोई एक ऐसा अपना इंडियन सुपर हीरो होना चाहिए जिससे कि हम कह सके कि हाँ, ये हमारा फ्रेंडली नेबरहुड है, राइट हमारा सुपर हीरो है। तो यहाँ से ये विचार जन्मा, जिसमें निकल के आया नागराज का एक आइडिया, पहला नागराज, पहला नागराज का। तो जो हमारी राज कॉमिक्स की शुरुआत होनी थी वो एक्चुअली नागराज से होनी थी, लेकिन नागराज बनने में समय लगा, और उससे पहले गगन और विनाश दूत, ये दो पहले सुपर हीरोज। अच्छा, ये पहले आए थे, हाँ, नागराज से पहले थे। नागराज 14 था। हाँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, मैं भी नहीं हारूंगा अभी, और ऐसी आएंगी आपकी फट जाएगी। जी हाँ, तो नागराज ने इस तरीके से जन्म लिया, और थोड़े ही समय में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, सबके दिलों में जो है उसने, जैसा हमने कल्पना की थी उस तरीके से उसने सभी हिंदुस्तान के टीनेजर्स थे, उनके दिलों में राज किया। सो ये पहले से आप पब्लिकेशन में थे, पहले से ही? हाँ, पब्लिकेशन हमारा शुरू से था। राजा पॉकेट बुक्स। मेरी जन्म से पहले से हम लोग, हमारे पिताजी दादाजी पब्लिकेशन कर रहे थे। अच्छा, और मनोज पॉकेट बुक्स के नाम से एक पब्लिकेशन था जिसमें हम नॉवेल्स छापते थे। वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रेम वाजपेयी जी, गुलशन नंदा जी, राजहंस जी, और ऐसे सुरेंद्र पाठक जी, ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स थे उस समय के जो मनोज पॉकेट बुक्स पे पब्लिश हुए थे।
तो कह सकते हैं कि एक अनुभव हमारा उधर से भी काफ़ी मिला हमें बचपन से ही। जी हम अपने पिताजी को और जो लेखक टीम थी उनको देखा करते थे आपस में, किस तरीके से वो कहानियों को डिस्कस करते हैं। तो वो सब चीज़ बचपन से आपका बचपन उसी में उसी बीता। में बीता। हाँ, और ये कैसे पता चला कि नागराज जो है हिट हो चुका है? मतलब जैसे हम तो वीडियो डालते हैं कोई, हाँ जी, और उसके बाद व्यूज आते हैं या कमेंट आते हैं या बहुत शेयर होते हैं, तो अभी इंस्टेंट हमें पता चल जाता है। पर उस टाइम आपने किताब छापी, उसके बाद कैसे आपको पता चला? प्रिंट रन से। अच्छा। प्रिंट रन से जब आपकी किताब की डिमांड होती है तो आप जो किताब आपने 20,000 छापी थी और वो 2 लाख बिकने लग जाए हाँ, जी तो पता लग जाता है कि हाँ ये पूरा सक्सेसफुल हो मारामारी गया। मची है गांव में, बहुत ज़्यादा। है ना? अच्छा हाँ। वैसा हो गया था सर एकदम? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा होता था कि मेरी शॉप थी दरीबा में, जी तो वहाँ मैं बैठता था, तो जिस दिन बुक्स आती थी, कोई भी नया पब्लिश होता था टाइटल, हाँ। तो लाइन लगी हुई होती थी। क्या बात कर रहे हो? नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। लाइन भी ऐसे लगती थी कि 5-6 शॉप आगे तक, जैसे आजकल अरुण साड़ी के शॉप के आगे लगती है, अच्छा। तो वो सारे परेशान थे। दरीबा में छोटी सी गली है वो, और उसमें जो भी रिक्शा विक्शा पे जाते थे लोग बाग, हाँ, वो हैरानी से देखते थे, और वहां से आवाज आ रही थी, क्या फ्री बट रहा है क्या? हाँ, अरे, क्या कुछ फ्री अच्छा। बट रहा है क्या? तो ये हालत थी। ये रिवॉल्यूशन ही था एक तरीके का। और क्या होता था कि हाँ। बहुत सारे लोग, जिसकी पहला नंबर आ गया, वो कॉमिक्स के 5 सेट की जगह 20 सेट खरीद के ले जाता था, और शॉप के सामने खड़ा होके वो रीसेल कर रहा होता था। तो अरे, ऐसा होता था। अरे ये तो बहुत ही क्रेजी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते थे, तो जैसे माल आता था टेम्पो में जी। या जिस भी उसमें, तो वो बाहर के बाहर ही बिक जाता था। उसके पैसे, अच्छा, हाँ, पैसे दुकान- पहले यहाँ तक से, आएंगे ना? हाँ। आपने कभी वो जगह देखी जहां कॉमिक्स बिक रही है? कभी ऐसे जायजा लिया कि यार कहाँ बिक रहा है ये, या ऐसे आपको पता चलता था कि ये भाई बिक रहा है, क्योंकि वो तो नंबर्स तो कम होते जा रहे हैं कॉमिक्स के? नहीं, मेरे को जायजा लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉमिक्स तो बिकती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी उसकी सेल। हाँ, अच्छा, तो उतना समय नहीं होता था। मैं सुबह 7 बजे शॉप पे जाता था, और मैं हाँ। शायद 11 साढ़े 11 बजे शॉप से निकलता था, जब पूरी की पूरी मार्केट बंद हो चुकी होती थी। अच्छा। उस समय निकला करता था मैं, तो टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी सिटीज़ को विज़िट किया हुआ है, जिसमें रांची है, पटना है, गोरखपुर है, जहाँ जहाँ पर भी सेल्स थी, भोपाल है, इंदौर है, कलकत्ता है। मैं एक बार विजिट पे गया था, हाँ, हाँ, तो भाई। वहाँ मैंने देखा था लखनऊ, कानपुर वगैरह में किस तरीके से वो छोटी छोटी सी शॉप में कॉमिक्स लगाते थे। ये डायमंड कॉमिक्स की लाइन लगी हुई है, हाँ, 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 इतनी ऊंची, मतलब हाँ, हाइट से भी ऊंची। हाँ। राज कॉमिक्स का है, ये राज कॉमिक्स, ये छोटी क्यों है? अरे बिक गई सर। अरे मैं भी वही सोच रहा था कि सडनली सर क्या बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे और अच्छा। मुझे याद है जब छोटा था तो ऐसी कॉमिक्स जब ऐसे लगी होती थी ना, ये ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि भाई ये पढ़ लेता ना, मैंने मारा ध्रुव को, लगी हुई है, क्योंकि उसका ऐड देखा है मैंने, और मम्मी पापा पास में है तो क्या बोलूं मैं, क्योंकि उनके सामने तो कुछ नहीं कर सकता, वो पीट देंगे वहीं बस में ही। तो चली गई बस, वो देखता रह गया मैं, कभी मिलेगा तो। हम वो उस टाइम जैसे आज वीडियो गेम्स और वो सब को देखे, तो उस टाइम right. भी उसको गलत लोग, क्योंकि कॉमिक्स इतना पढ़ने लगे थे। comics, हाँ, अगर मैं डीप डाउन जाके देखूं तो आज की जनरेशन को अगर मैं पढ़ा पाऊं एक चीज, तो कॉमिक, क्योंकि उससे ही पढ़ने की आदत विकसित हुई। सही बात है, बिल्कुल। कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी, फिर प्रेमचंद और ये सब, लेकिन पढ़ने के जो मूल कहानी है वो वहीं से। नहीं, इसकी ये तो बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास। हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कोने में जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, पहाड़ों से और ऐसे रिमोट एरिया से जहाँ पर भ्रमण भी नहीं होता था। अच्छा। जब कॉमिक्स वहाँ पहुंची तो लोग यहाँ पर कॉमिक्स खरीदने आने लगे और हिंदी पढ़ने लगे। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आप सिर्फ राज कॉमिक्स के कारण हमने हिंदी पढ़ना सीखा। अच्छा लगता है, और लोगों को कुछ अगर दे पाए मनोरंजन के नाम पे तो बहुत अच्छी बात। सर आपका क्या काम होता था उस टाइम पे 1980s में, आप क्या करते थे? देखिए, मेरा काम था कि कॉमिक्स, जैसे कि मैंने बताया, नागराज को शुरू में मैंने लिखा। पहली 5 कॉमिक्स थी वो परशुराम शर्मा जी ने लिखी थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद नागराज को फिर मैंने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है। तो उसको लिखना और अपने जो लेखक थे वाही जी, तरुण कुमार वाही जी, उनसे लिखवाना, एडिट करना, अच्छा, आर्टिस्ट को भेजना, फिर उसके अंदर कोई करेक्शन है तो वो देखना, अच्छा, प्रिंट के लिए ओके करना बेसिकली। उसके बाद उसके बाद फिर आया नंबर भोकाल का। अच्छा, हमारे मन में एक ज्वाला आई, दिलीप कदम जी।
तो एक ज्वाला है कि हमें जो है भूकाल लिखना है, कुछ इस अच्छा। तरह का करेक्टर लिखना, पौराणिक हो। तो भौकाल जो है ये उस मतलब आसपास ही शुरू हुआ नागराज नहीं, के बाद। कुछ टाइम टाइम बाद बाद। शुरू हुआ। और भोकाल जब मैं लिखता था मेरी स्पीड थी, एक दिन में 32 पेज की एक कॉमिक्स एक दिन में मैं पूरी लिख लेता था। क्या बात हाँ। है? हाँ, वाह। अगले दिन तो मैं दूसरी शुरू कर देता था। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसे ही फिर जब यूनिवर्स बनने लगा राज कॉमिक्स हीरोज का, जी तब नंबर आया डोगा का। ये लगा कि हाँ, कोई एक और सुपर हीरो आना चाहिए। यहाँ से डोगा की शुरुआत हुई। बीच में सर आई थिंक हम एक मेन कैरेक्टर मिस कर रहे हैं अभी। सुपर कमांडो कमांडो ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव को हम मिस नहीं कर रहे हैं। सुपर कमांडो ध्रुव क्योंकि श्री अनुपम सिन्हा जी ने जी बनाया था। जी इसकी भी एक अलग ही कहानी है। प्लीज सर। हाँ, जरूर। हमें लगा कि जो हमारी नज़र में एक सुपर हीरो का एक कॉन्सेप्ट है, जी वो लिखने वाला, कोई बनाने वाला एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान में कॉमिक्स बहुत थी, अमरचित कथा इतनी सारी छापी गई, इतनी सारी बनाई गई। इंद्रजाल कॉमिक्स तो घर बाहर से आई, और ऐसे थे बहादुर सुरती जी ने बनाया था करेक्टर। ठीक है। तो लेकिन परेशानी ये थी कि आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को कोई भी ड्रॉ नहीं कर रहा था। ठीक है। तो सुपर हीरो किस तरीके से, अगर वो उड़ने वाला है तो उड़ता है, अगर वो गन चलाने वाला है तो कैसे खड़ा होता है, वो सब चीज़ों का इधर उतना नॉलेज नहीं थी। तो मन में हमेशा रहता था। तभी चित्र भारती एक कॉमिक्स आई जिसके अंदर हमने एक करेक्टर देखा, मानस पुत्र। अच्छा। हाँ, मैंने कहा, हाँ ऐसे ही तो चाहिए हमें, आहा। यही तो चाहिए, हाँ। सबको यही चाहिए। तो हमने अनुपम सिन्हा जी से संपर्क किया, किसी तरीके से मिले वो हम, क्योंकि उस समय एड्रेस जानने का कोई तरीका नहीं था। नहीं था। हाँ। तो लिंक्डइन था नहीं। लिंक्डइन पे आ गए, हाँ। फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ के तो डायरेक्ट। कुछ भी नहीं था। जी। तो खैर वो किसी तरीके से मिल गए, हाँ। उनसे हमने डिस्कस करा, उन्होंने हमें बताया कि हाँ जी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। उनके पास था माइंड में हाँ, थोड़ा। उनके माइंड में था थोड़ा सा, और बैक एंड फोर्थ बातचीत हुई कि हमें जी। कैसा करना है, कैसा हाँ। करना। तो वहाँ से ध्रुव की शुरुआत हुई, अच्छा। सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ। ये जो जैसे आपने जब नागराज वगैरह बनाया शुरू किया, ध्रुव वगैरह, तो उसके पहले ये प्रताप मुलिक आई थिंक उन्होंने इलस्ट्रेशन। नागराज की शुरुआत चंदू। प्रताप मुलिक जी से ही करवाई थी हमने। अच्छा। तो राज कॉमिक्स में सबसे पहला जो करेक्टर बना था या कोई भी कॉमिक्स बना था, वो मुलिक जी ने ही बनाया था। वो नागराज था, पुणे में थे वो। हाँ। वो भी एक स्ट्रगल था, क्योंकि पहले तो जी। फोन्स भी नहीं होते थे। वही ये कि ये अब- लोग कहाँ थे हाँ, कॉमिक्स के पहले। तो लैंडलाइन भी हमारे घर से जो है 100 मीटर दूर बिल्कुल। किसी उसकी दुकान पे होता था, राशन वाले की दुकान पे। हम्म। तो वहाँ जाके फिर वो ISD STD वगैरह मिलाया करते थे, फिर वहाँ से वो भाग के आता था, बताता था आपके अरे। लग गया। अरे अरे अरे। तो ये सब सिस्टम था उस समय। तो पुणे हम उनसे मिलने गए, उन्होंने उम्र में हमसे बहुत बड़े थे। उसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, मुलिक जी वगैरह? मुलिक जी अमरचित कथा में शायद कुछ काम कर रहे थे, पर कॉमिक्स के लिए ही कर रहे थे। कॉमिक्स के लिए भी कर रहे थे, पेंटिंग करते थे वो। अच्छा। उनका बहुत हाँ। फाइन आर्ट्स वाला हिसाब हाँ, किताब है बहुत कि वो। बड़े चित्रकार रहे वो। अच्छा। और यही हम चाहते थे कि अगर हम नागराज बना रहे हैं, कोई ऐसा सुपर हीरो बना रहे हैं हाँ। जिसे हम ग्लोबली देख रहे हैं, हाँ, तो वो बेस्ट आर्टिस्ट से होना चाहिए। हाँ, तो अमरचित कथा हमने सारी पढ़ी थी। हाँ। तो वैसे हमारी नज़र में सभी आर्टिस्ट थे, तो 2-3 ही ऐसे आर्टिस्ट थे जिससे हमें मन था कि हम नागराज बनवाएं। तो सबसे पहले हम उनके पास गए, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया अच्छा। कि ठीक है, मैं बनवाऊंगा। जी। और अगर हम सीरियस बात कर रहे हैं, तब ये भी बता दूं कि उस समय दिक्कत ये थी, उन्होंने कहा नागराज कैसा होगा वो आप मुझे बता दीजिए। ओके। तो अब वो बताना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ड्रॉ करके वो कह रहे थे कि इसका कोई रेफरेंस वो बना के दे दीजिए। गूगल भी नहीं था उस समय। बट नागराज सर डिसाइडेड था, मतलब कि नागराज एक character डिसाइडेड, है। वो मैंने करेक्टर, नागराज के जो बॉडी के चकत्ते हैं ना, वो सब हमने चेंज होते हुए वो देखे सब हैं। हाँ। हमने दिल्ली में हाँ। दिल्ली में एक आर्टिस्ट है जगदीश पंकज जी, जी। हाँ, उनके पास खड़े होके उनसे वो सब ड्रॉ करवाया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, स्केल्स हाँ। होने चाहिए, हाँ, और नागराज से सिमिलरिटी वाले कुछ होना चाहिए, तो हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हाँ। उसमें नागराज का फन दिखाई दे।
तो ये सारी डिटेल्स जो थी, तभी उसका जो नागराज का पहला कवर जो आया था बनके, वो जगदीश पंकज जी ने बनाया था। अच्छा, अच्छा ये हमने बचपन में नहाते थे तो शैम्पू से ये कर लेते थे, इतने में तो नागराज बन गए, पर सांप को देख के फट रही है। ये तो यार सच में गया हुआ है नागराज के टाइप पे, हाँ, सब में हाँ। गया हुआ है। नहीं, जैसे कुंडल आपने वुंडल पहनने लगे। नागराज के बारे में बताया, हम्म, तो ये हमारे सामने भी चैलेंज था हाँ, कि जब ये हम नागराज को बना रहे हैं एक सुपर हीरो, उसके हाथ से नाग निकलेंगे, और उस समय के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बोलते थे कि क्या देना है बच्चे को पढ़ने को, क्या नहीं, और इटसेल्फ बच्चा क्या सोचेगा उसको देख के कि कहीं डर ही ना जाए। तो ये चैलेंज था, तो हमें उसका कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी थी कि वो बच्चों को फ्रेंडली लगे, राइट कि उसे देख के वो डरे ना। डरे ना। पर उस हिसाब जो स्टार्टिंग का नागराज था, मैंने देखा कि वो बहुत लड़कियां बहुत मिली उसको, नागराज को अलग अलग जगह पे नहीं। जा रहा है। खूब सुंदर सुंदर लड़कियां उसके पास रहती थी, जेनी, फ्लोरिडा। आप समझे नहीं, हाँ, जीवन में सुंदरता जिन चीजों से है, फूलों से है, नारियों से है, तो वो सब चीजें आसपास होनी चाहिए, और खास तौर से विजुअल मीडिया में। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऐसा नहीं था कि नागराज ने डिमांड की थी, हम खुद जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के दीवाने थे। अरे अच्छा। तो वो जहाँ भी जाता था, हाँ, जिस भी मूवी में जिस देश में जाता था, तो कोई ना कोई लड़की ओवरकोट, स्टार्टिंग का जो नागराज था ओवरकोट पहनता था, और मुझे बाद में बड़ा डिसअपॉइंट हुआ एक चीज जान के कि नागराज नंगा रहता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो कपड़े नहीं पहनता, वो जो है ना टेक्सचर, मुझे लगा यार ये नंगा क्यों रहता है यार, मतलब मुझे लगा कि कपड़ा पहना हो इसको, लेकिन वो टेक्सचर है उसकी बॉडी का, खाली वो बेल्ट, चड्डी और जूता पहनता है ना सर, यही है ना। और वो पूरी बॉडी का उसका वो है, ग्रीन कलर का जो होता था। पर जो मैंने जब उस टाइम कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी, मैंने एक चीज, जो राज कॉमिक्स जब आई, राज कॉमिक्स ने क्या अलग किया, क्या वो कल्ट बना, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे एकदम मधुमक्खी की छत्ते जैसा कॉमिक्स का वो हो गया था। अच्छा। और जब कॉमिक्स का रिवोल्यूशन आया इंडिया में, तो हर कोई कॉमिक्स बना रहा था, छोटे छोटे लेख ना, पर वो ना उन लोग किसी ने कॉमिक्स को सीरियस लिया नहीं। अच्छा। उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर घटिया बना दिए। नागराज का मैंने प्रॉपर कॉपी कैरेक्टर देखा है, क्या नाग सांपराज या पता नहीं, और पूरी बॉडी वगैरह उसकी। अच्छा, सेम डिट्टो ही पर वो कहानी, जैसे संजय सर की कहानियां थी कि वो रिलेवेंट थी। हर हीरो है और उसकी एक कमजोरी है, पर बाकी लोग जो बना रहे हैं ना, उनका जो हीरो है ना, वो फाड़ देगा भाई, वो खत्म ही कर देगा, उसका कोई कमजोरी ही नहीं। जहाँ कमजोरी ही नहीं वहां कनेक्ट कैसे करोगे? सही बात है, वीकनेस तो चाहिए। नागराज की से कमजोरी है कि जब उसके शरीर से सांप सारे निकल जाते हैं, तो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है कि यार कमजोरी हो गई। ऐसे ही जो भी कैरेक्टर है, डोगा एकदम आम आदमी है, एकदम आम आदमी है, हमारे आपके जैसा है, पुलिस से वो बचता रहता है ना। सुपर कमांडो ध्रुव की पावर यही कि पावर ही नहीं उसके पास कोई। सही बात है, घर वालों को जला दिया था, कुछ हुआ था, वो खूनी खानदान पुराना हिसाब किताब है। तो ये सब राज कॉमिक्स की यही थी, और उन्होंने सीरियसली लिया नहीं, वो सस्ते सस्ते कॉमिक्स और गंदे इलस्ट्रेशंस होते थे। एक्चुअली क्या ये सारी जर्नी है मेरी, ऐसा है कि एक दिन में नहीं आ गया या शुरू से नहीं जानते थे जी, तो धीरे धीरे सीखा। लेकिन क्योंकि हमेशा कॉमिक्स के अंदर ही रहे, तो वो आसान रहा सीखना समझना, और कि ये सब चीज़ों के लिए कोई स्कूल तो यहाँ था नहीं हिंदुस्तान में। इंग्लिश कॉमिक्स थी, DC मार्वल, लेकिन वो पढ़नी ही नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजी हमारी कमज़ोर थी। उन्हें देखते थे, अच्छे लगते थे, वो लगता था कि हाँ कैसे बैटमैन खड़ा हुआ है, कैसे उसका केप उड़ रहा है, बड़ा मज़ा आता था सच में। वो बनाते ही थे, खूबसूरत थे। तो वो सब चीज़ें रहीं, और उसको क्योंकि सीखना ये था कि सीरियस थे कि हमें कॉमिक्स को कुछ बनाना है, या नागराज को वाकई सुपर हीरो बनाना है, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो वो सीखना ज़रूरी था। और बाकी लोगों ने, ठीक है, सबने, अच्छा होता है बिजनेस में जितने लोग आए, गलती ये करी कि अगर मैंने कॉमिक्स में बुगाकू नाम रखा, थोडांगा नाम रखा, तो लोगों को लगने लगा कि ये उल्टे सीधे नाम ही शायद सक्सेस का कारण है। अच्छा। तो हाँ, तो लोगों ने अपने ऐसे ही उल्टे सीधे नाम लिखने शुरू कर दिए कॉमिक्स के कवर पे। बिम्बिगेलो तो हमारा ही था।
मैंने वही कॉमिक्स पढ़ी थी ना सबसे पहले। तो ये था। अब मेरी भाषा जैसे मैं लिखता था तो मेरी राइटिंग में कमी थी कि मेरा दिमाग आगे बढ़ जाता था और कलम पीछे रह जाती थी। तो मैं जो संरचना होती थी वो गलत होती थी। मुझे पता है कि वो गलत है, मैं ठीक कर लूँ तो ठीक कर लूँ, नहीं तो वो चली जाती थी। अच्छा। अब लोगों को लगने लगा जो और दूसरे पब्लिशर्स थे, वो लोग पुराने पब्लिशर्स भी थे उसमें, लेकिन कॉमिक्स में नहीं थे वो। उन्हें लगने लगा कि शायद ये जो जिस तरह की भाषा लिखी उल्टी सीधी यही इसका मसाला है। सफल बॉलीवुड का जैसा अभी चल रहा है कि मसाला। कोई एक तो लोगों ने उस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। हाँ। तो खैर ये सब चीज़ें तो चलती हैं। सबसे Right. ज़रूरी चीज़ है कि आपको रिसर्च वर्क और देखना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्या आपकी दिशा है, उसमें क्या गलत कर रहे हो। गलती तो होती है हर एक से, लेकिन उन्हें गलती को समझना और उसे सुधारना वो बहुत ज़रूरी है। क्या जैसे सर आपका रिसर्च वर्क क्या रहता था, मतलब अगर आपको कोई सुपर हीरो बनाना है तो क्या क्या उसके टिक मार्क होते थे? उसके टिक मार्क्स सच नहीं होते थे जी। कोई हमारा क्या नाम है ऐसा वो नहीं बना के हमने रखा हुआ था शीट्स के हम उसे टिक कर रहे हैं, हाँ इसमें ये भी आ गया जी। एक्शन भी आ गया, ये भी आ गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। मुझे आज जाके पता लगता है जब मैं अपनी पिछली कहानियाँ पढ़ता हूँ भोकाल की शुरुआत की जी। तो बल्कि लोगों ने मुझे बताया कि आपने तो कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है। मतलब वो अगर कहानियाँ पढ़ी जाएं उस तरह का अगर कुछ लिखना है तो अपने आप में एक सिलेबस है। तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने ये बिना किसी शिक्षा के कैसे लिख ली। एग्जैक्टली मतलब वो यूनिक है। जैसे आप डोगा में देखेंगे जो उसके साथी कलाकार हैं उनका आना कॉमिक्स में, किस जगह आना, किस रोमांच के साथ आना, सस्पेंस के साथ आना, वो सब कुछ वहाँ मौजूद है ऑलरेडी। राइट। जो कैरेक्टर क्रिएशन है वो सब कुछ वहाँ मौजूद है। और ये आप नागराज की शुरू की कहानियों के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, भोकाल आया, फिर डोगा आया, फिर और कैरेक्टर्स आए, तो उनमें ये लगातार सुधार देखने को मिलेगा। आप भी सीखे जा रहे हो, मैं भी सीखा जा रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको शायद हम पहले बैठे हुए बात कर रहे थे ये बताने की कि जब हम अपना कोई भी कहानी लिखते हैं जी, वो कहानी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, हमारे ऑडियो उसके लिए या किसी भी चीज़ के लिए। कहानी लिखते वक्त अगर आपके चेहरे पे, आपके मन में संतुष्टि आ रही है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है कि वाकया सही जा रहा है, तो समझ लो कि आपकी कहानी वो सफल हो जाएगी। चाहे उसमें डायलॉग हो, पंच हो, आर्ट डायरेक्शन हो, कुछ भी हो। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। मैं और मेरी बहन खूब कॉमिक्स पढ़ते थे। हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ के इतना हो गया था, हम लोग डिसाइड किए कि हम एक कैरेक्टर बनाएंगे लड़की, क्योंकि वो लड़की थी, उसके हाथ में पावर ज़्यादा थी, मेरी बड़ी बहन थी। तो उसने बोला कि हम एक फीमेल कैरेक्टर बनाते हैं, और बात करके भूल गए। लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा रहा कि नहीं यार, एक कॉमिक्स ऐसे ही हमारा तो कुछ था नहीं, हमको क्या है। मैं आई थिंक रहा हूँगा 8th 9th में, और वो थी 12th में या उससे कम ही रही होगी, और छोटे रहेंगे हम लोग। तो उसने बोला कि ठीक है कैरेक्टर बनाते हैं। मैं पीछे पड़ा रहा, उसने बोला कि एक लड़की कैरेक्टर बनाया जिसके बाल ऐसे ऐसे थे, वो निकालती थी चोटी, और उसका नाम रखा शक्ति नाम रखा। अच्छा। और खुश हो गए हम दोनों। बाद में राज कॉमिक्स में शक्ति नाम का कैरेक्टर पहले से मुझे लगा यार ये तो हम बस हमें वो नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं, मौका, क्रेडिट नहीं है, वो सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी नहीं था। वरना तो आज हम भी जो है बहुत वो कर दें। सही है सर, सही है सर। ये सब जैसे अब ध्रुव चल रहा था, पहले नागराज आया, फिर आई थिंक भोकाल आया, ध्रुव आया, उसके बाद हमने बहुत सारे कैरेक्टर, फिर इनका मल्टी स्टारर होने लग गया था बीच में ना, ध्रुव और नागराज का। वो कॉन्शियस कॉल थी या क्या था कि ये दो फेमस है, इनको ले आओ एक साथ और फोड़ने लग जाएंगे अब? एक्चुअली जो सबसे पहली 2-in-1 आई थी जी, क्रॉस ओवर की अगर हम बात करें जी, तो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव आई थी, और वो भाग्यवश मेरे हिस्से में आ गई उसको ये राइटिंग। अच्छा। मैंने उसको लिखा था। मैं ध्रुव के कैरेक्टर को जानता नहीं था, मतलब पढ़ा सब कुछ था, लेकिन उसे लिखना कैसे चाहिए वो मुझे नहीं आता था। अच्छा। तो उस समय तो वो बहुत गजब की हिट हो गई थी वो कॉमिक्स। अच्छा। और अब जाके जब रीडर समझदार हो गया है तो उसमें उसके क्लाइमेक्स में एक सीन था जिसके अंदर ये सारे सुपर हीरोज हाथ पकड़ के हवा में उड़ रहे हैं,
अच्छा हाँ, जिसमें ध्रुव तो उड़ नहीं सकता था। तो नहीं हाँ, वो तो बीच में परमाणु था ना, तो वो अच्छा, एक अच्छा। तरह से उड़ा रहा है टांग सबको। लिया। तो उसमें ध्रुव ने चंडिका का हाथ पकड़ा हुआ है हाँ, हाँ। और ध्रुव का एक डायलॉग लिखा था, अरे तुम चंडिका, तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों हैं? वो पूरा मीम है, वो मीम बना हुआ है आज पूरा। वो मीम बन गए हैं उसके। हाँ, चंडिका तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों हो? और वो चंडिका ऐसी थी ना कि कोई भी औरत कहीं पर भी परेशान हो रही हो ना, चंडिका नहीं, चंडिका तो वो उसकी शक्ति बहन थी। है। हाँ, चंडिका तो बहन चंडिका है, उसकी श्वेता, बहन है। श्वेता। आप पता है, हाँ, तो ध्रुव के साथ में एक लड़की, उसकी जो बहन श्वेता है, हाँ, वो ध्रुव की हेल्प करने के लिए चंडिका बन के आती है। सीक्रेट आईडी। अच्छा चंडिका अच्छा। को पता नहीं है, चंडिका वो ध्रुव को पता नहीं है, ध्रुव को पता है। इसकी और बोल बहन रहा है है। कि तुम्हारी अरे अरे भैया क्या चल रहा था, ये अलग ही इंसेप्शन चला रहे थे सर आप। भाई वो अलग अलग। नहीं आप नहीं, समझ उसका रहे हो? उसका मतलब यही था, ये दिखाना चाह रहे थे कि वो पहचानने की कोशिश कर रहा है एक तरह से। अच्छा, उसकी सिस्टर के हाथ पकड़ के वो ये पहचानने की कोशिश कर रहा है, ये श्वेता तो नहीं है। लेकिन सर ये अब हमको नहीं बात है, पता। अब आप ये उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो, रहने दो, तब तो नहीं। आप नादानी में खेल गए। नहीं, ये तो अच्छा जो भी खेले, लेकिन वो खेल अच्छा लगा। अच्छा नहीं, लगा, बहुत- बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको भी थोड़ा, जैसे जब बच्चे बड़े हुए तो कॉमिक्स का चेंजेस भी वैसे हुए कि पिंकी, बिल्लू, हाँ, चाचा हाँ, चौधरी, हाँ, और जो थोड़े बड़े हो रहे हैं तो नागराज, सुपर बिल्कुल, कमांडो, ध्रुव, exactly. बिल्कुल और यही- थोड़े और मेच्योर हो गए तो यही- लोग आ गए, हाँ, उससे आगे मत जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है। है ना? हाँ, हाँ, एग्जैक्ट। हाँ, उससे फिर आगे नहीं जा रहा। समझ गए कि कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक ठीक ठीक। सर काफी वाइल्ड शो, ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा तो गाइस यहीं पे रोक के नॉस्टैल्जिया पे ही खेलते रहते हैं। हाँ। मेरे को तो सर एकदम ना कॉमिक्स सुन के ना मेरे को पता नहीं क्यों दो चीजें याद आ जाती है। एक तो गर्मी की छुट्टियां, हाँ, और वो एक मैगजीन वाले से किराए पे लाना, 30 रुपए या 32 रुपए से देते थे, और 2 दिन में एक कॉमिक निपटाई, और ऐसे 15 कॉमिक आ गई 2 रुपए के हिसाब से। और दूसरा होता था, जैसे हम दिल्ली में रहते थे और मम्मी पापा सहारनपुर के हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में 4 दिन के लिए सहारनपुर जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे हमेशा, अब वहां पे खरीद सकते थे आप क्योंकि मम्मी पापा दिलाएंगे ना, तो एक, और मैं हमेशा खरीदता था वो बड़ी वाली बड़ी जो वाली। मल्टी स्टारर, जिसमें बहुत जैसे Exactly. कोराम थी, हाँ, और या हाँ, जलजला, ये इस टाइप हाँ। की ना। और वो फिर आराम से, वो मोटी भी होती थी, वो हम्म। 60-70 पेज 100 पेज की आ रही है, पूरी ट्रेन में चमकाए भी जा रहे हो, जैसे आज के टाइम में होता है ना, एयरपोर्ट चमका रहे हो या ये अपने जूते चमका रहे होते हैं, तब भाई ट्रेन में वो जलजला चमका रहे हैं। मुझे तो किताब इसलिए दी गई नहीं, वो थी, 2 महीने की छुट्टी की जो बात है, वो पब्लिशर की नजर में अलग होते थे। उस टाइम बहुत धड़ाधड़ काम पीक होता टाइम होगा। हो गया ना वो तो आपका। कमाल हो, हाँ, कि जितना खींच हो सकते सके, हो, जितना खींच सकते हो उतना खींच हाँ। लो। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे पब्लिशर ऐसा करते थे, टारगेट सेट कर लेते कि यार ये प्लॉट खरीदना है, अरे हाँ, ये प्लॉट खरीदना है। प्लॉट मतलब जहाँ पे बैठ के काम करें वो वाला अरे प्लॉट। जमीन, नहीं, एक और जमीन। जमीन खरीदनी है। अच्छा अच्छा, क्योंकि इतनी कमाई हो जाती हाँ, थी। अरे भाई, तो वो- कितने कॉमिक्स निकाल रहे हैं, अब उतने कॉमिक्स निकालने के लिए कितने आर्टिस्ट चाहिए, अच्छा और बाजार में क्योंकि पब्लिशर और भी हैं, तो उन आर्टिस्टों को कैंप लगता था, उसमें उनको कैद कर लिया जाता था। अरे भैया, राइटर, आर्टिस्ट दिन रात बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमिक्स बना रहे हैं, और फिर वो प्लॉट जो है खरीद लिया जाता था। अरे तो- भैया बहुत बढ़िया सर, मुझे तो एक सबका बार अपना नजरिया है। बिल्कुल। राज कॉमिक्स ऐसे हाथ में दी गई कि मैं ट्रेन से जा रहा था, हाँ, और वहाँ बहुत किताबें, अब मेरी पढ़ने की आदत बहुत खराब लग चुकी थी, हाँ, तो मैं पढ़ रहा था जीजा साली के चुटकुले। हाँ, तो मम्मी ने बोला कि इससे बढ़िया ये कॉमिक्स ही पढ़ लो, हाँ, मैं वो ज्यादा बेहतर है। हाँ। तो मैं बोला यही तो है। तो जब भी मेरा कॉमिक्स पढ़ने का मन करता तो घटिया किताब में पढ़ना चालू कर देता कि ये कि ये इसका देखो भाई। वर्स्ट ये है। अगर तुम्हें ये वर्स्ट लग रहा है ना कि ये कॉमिक्स पढ़ पढ़ के वो खराब हो रहे हो, तो ये पढ़ने लगता था ग्रीशोभा सरिता। ग्रीशोभा सरिता तो क्योंकि मेरे घर में 3 बहनें थी, तो ये आती ही थी, और छोटी छोटी श्रीमती और वो सब चीजें, वहां से कॉमिक्स। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने फाइन आर्ट्स किया, और मेरा फाइन आर्ट्स का रीजन ही रहा कॉमिक्स। अरे मैं कॉमिक्स पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग में था कि ये बनता कैसे है। मैं ना ऐसे उसमें मेरे सब आर्टिस्ट के नाम, अभी भी अगर कोई कॉमिक्स देखूंगा मैं पुरानी, और मैं उसकी स्टाइल से बता सकता हूँ कि ये सुरेश डिगवाल जी ने बनाया, मनु ने बनाया है, और कदम जी ने बनाया है, अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। तो मुझे लगा कि ये क्या सीन है, क्या कहानी है इसकी। तो मेरी बहन ने बताया, दीदी ने, वो मेरे को यही सब बर्बादी में बहुत आगे थी कि ये शक्ति बना लो, ये कर लो। तो बोले कि ये संजय गुप्ता इनके वो हैं, इनको एक चिट्ठी लिखो तुम। अच्छा, हाँ, मेरी ड्राइंग उस टाइम मैंने
ये आपने पॉडकास्ट में भी बोला कितने था लोगों की ड्राइंग, कितने लोगों की ड्राइंग जो है शायद। वो कॉमिक्स की वजह से ही हुई बिल्कुल शुरू, बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि हम देख रहे हैं और हम वही बना रहे हैं। बना पहले रहे हैं, कार्बन हाँ। से बना रहे, हाँ, कार्बन वो आता था ना, कार्बन, और उसके बाद फिर वो बना रहे हैं, हाँ, हाँ, सब बना रहे हैं, और उसके बाद बनते बनते लगा कि मैं बढ़िया बना रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो मैं अपनी कॉमिक्स क्यों ना बनाऊं। अरे मैंने 2-3 ऐसे कैरेक्टर बना दिए थे और खुद ही बना के खुद ही कलर करके अपनी बहनों को पढ़ाता था कि ये हमारी ऑडियंस है। ये 2-3 देखो, अब ये ये देखो। होगा, ये होगा, ये 80s में और 90s में बहुत सारे बच्चों ने कॉमिक्स से, और ख़ासतौर से राज कॉमिक्स से लाइन ड्राइंग करनी स्टार्ट करी, बहुत हाँ। प्रैक्टिस करी और सीखा है। और इवन 80s 90s के जो आर्टिस्ट आए कॉमिक इंडस्ट्री में, वो भी कॉमिक्स से ही आर्ट बनाना उन्होंने सीखा। अभी Nice. पता चल रहा है कि मेरी हाँ। कहानी नहीं है, बहुत लोगों की बहुत कहानी है लोगों की भाई। कहानी है ये। और अभी हम एक करेक्टर है जिसकी बात हमने अभी तक शुरू नहीं करी, शायद बांकेलाल। बांकेलाल। वो बाकी- अच्छा ही अच्छा ही वो- थी। और मुझे हैरानी है कि हम कॉमेडी के जो दिग्गज हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। नहीं, नहीं, मैं उस पे हाँ, आने ये वाला आने वाले थे सर, मैं अभी उस पे, तो- मेरे पास इतनी चीजें हैं हाँ, कि मैं बहुत सारी चीजें सरक गई, मतलब मुझे अभी पता है कि इस पे बात करनी है। तो उसमें शुरुआत ही थी, जैसे बाद के जो टीवी पे आते थे सीरियल जिसमें हंसी ऐड करी जाती थी, जी हाँ, ये करेक्टर ऐसा था जो ही बू खुद करता खुद था। कहता था। हाँ, ये सिटकॉम में वो जो लाफ्टर होता है ना, वो हाँ। पीछे से आता है, ये अपना लिए जा रहा है। वहां बांकेलाल की एक खास बात है कि वो मंत्र होते थे, और उनके मंत्र थे अच्छा, कि उड़ जा काले कामा तेरे मूछ, या ऐसे पुराने टाइम पे जो पुराने गाने थे, उस टाइम तो गदर मालो नहीं आई होगी, पर वो गाने थे, अच्छा, गानों में मंत्र था उनका। हम्म। और एक मैंने बड़ी बढ़िया कॉमिक्स पढ़ी थी बांकेलाल प्रेत लोक में, जो शायद मैंने बांकेलाल पहली पढ़ी थी, तो उसमें कैरेक्टर था जिसका हाथ ऐसे रोल था, कवि था, लम्बडिंग कवि जी था। जी 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 जी। उसने इतनी बढ़िया कविता, मतलब आप समझ लो कि 2-2 उससे बढ़िया। पेज की कविता होती थी। क्या हाँ, बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, और लोगों को पसंद आती थी। एक बार मुझे लगा कि अब जैसे रिव्यूज तो उस समय इतना आसानी से नहीं मिलते थे, हालांकि बोरा भर भर के लेटर्स आते थे और वो सब अच्छा। पढ़े जाते थे। अच्छा, अच्छा, और मुझे हैरानी हुई, मुझे लगता था कि यार, क्योंकि मैं बोर हो जाता था उसे पढ़ के, खुद मैं बोर हो जाता था। फिर मुझे पता लगा, मैंने उनको कहा शॉर्ट करो, राइटर को मैंने कहा शॉर्ट करो। हाँ, हाँ। शॉर्ट करने के बाद जो लोगों के खत आने शुरू हुए हैं, गाली वाले कि वो खत हमें- लंबे लंबे गाली। पता लगा इसके ये तो महान कवियों में है। हाँ, ओके। तो लमडिंग आज तक भी चलता है और लोगों को पसंद आता है। ये बांकेलाल किसने लिखा था ये? शुरुआत इसकी जो 2 कॉमिक्स थी, बांकेलाल का कमाल कर बुरा हो भला, ये पपिंदर जुनेजा करके एक लेखक अच्छा। थे। इसलिए आई थिंक वो पंजाबी वर्ड भी जो बीच बीच में होते थे वो शायद होंगे वो फिर उसके बाद तरुण कुमार वाही जी ने लिखना शुरू करा, अच्छा, तो अच्छा। वहां से पंजाबी आना शुरू हो गया। अच्छा। साढ़े नाल की हाँ। होऊंगा, हाँ। और अब ये सब चीजें दे पुच्ची। हाँ, तो बांकेलाल बेसिकली अब सडकी हो। हाँ, बांकेलाल विलेन है, वो चाहता बुरा कहना ही वो है। पूरे And- उसमें हाँ, बुरा करना विलेन चाहता। है, वो बुरा करना चाहता। अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, मैं छोटा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा था कि ये कैरेक्टर है क्यूट सा, पर ये हरामी है यार, ये हरामी है, ये साला राजा को हड़पना चाहता है, पूरा राज्य हड़पना चाहता है। उसकी वाइफ पे भी थोड़ा इसकी अच्छी नजर नहीं है। कि कब तक इसी से पुच्ची मिलती रहेगी, महारानी भी पुच्ची दे दे, क्योंकि हर लास्ट में महाराज उसको किस कर देते थे। अच्छा, वो क्यूट से कैरेक्टर थे, विक्रम हाँ, सिंह। विक्रम, हाँ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा और ये चीज ये और कॉमिक्स में नहीं थी। नहीं, ये जो उस टाइम, क्योंकि सब हीरो था, तो हीरो हाँ, था, वो हाँ। हीरो बेस्ट है, हाँ, हाँ, वो हाँ। बेस्ट है, वो खत्म कर देगा विलेन को। वो देख रहा हूँ कि हवाई जहाज उठा के उड़ जा रहा है और वो कुछ भी हो जा रहा है। एक ये पर बात यहाँ है। राज कॉमिक्स में कहीं ना कहीं ह्यूमन जो रियल है वो ज्यादा था, कि स्टील इतना बड़ा स्पेक्टर स्टील है, पर वो गिर जाएगा तो उठ नहीं पाएगा, उसका वजन है 500 किलो का, हाँ, तो उसकी कमजोरी है कि वो गिर जाएगा, उठ नहीं पाएगा। हाँ, अरे कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है, सही बात है। कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है। और भी सारे हीरोज के थे। तिरंगा एक, मुझे बहुत कुछ कैरेक्टर बड़े अंडररेटेड लगते हैं जिनको नागराज ध्रुव जितना वो नहीं बन पाया, नहीं मिलता। लेकिन तिरंगा जो कैरेक्टर है, देशभक्त तिरंगा, वो शायरी करता है, हाँ, वो मारता है और देश प्रेम से भरी शायरी करता है। कितना बढ़िया कैरेक्टर है।
चाहे वो और भी कैरेक्टर मुझे एंथोनी मुझे जब उसका कैरेक्टर मैं देखता हूँ तो जैसे मैंने एक चीज देखी है कि बहुत एलिगेशन लगते हैं कि ये बाहर के मार्वल डीसी से उठाए गए एक कैरेक्टर बार हैं। सही सुनता है क्या वो है? पर मैं अपना ओपिनियन जी, बता दूं प्लीज। कि मुझे कभी जब इनकी बैक स्टोरी समझता हूँ, हाँ, आप सिमिलरिटी देख सकते हो। आप ऐसे बोल दोगे कि उड़ वो भी रहा है, वो भी सुपरमैन हो गया, वो भी शक्तिमान सुपरमैन एक ही हो गया। पर आप उनका अगर शक्तिमान देखो तो वो योगी है, हाँ, वो पंच तत्व है। right, ऐसे माइकल की जो स्टोरी है, जो हाँ, एंथोनी की स्टोरी है, या जो डोगा की स्टोरी है। अब डोगा को बहुत लोग पनिशर का वो मानते हैं, हाँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ तो डोगा डाकुओं से निकला हुआ है। उसका डकैत बचपन है, बहुत हाँ, खराब रहा है। हाँ, हाँ, उसको पाला गया, उसको उसकी बहन दूर हो गई उससे, सोनू या गर्लफ्रेंड थी, एक हाँ, लड़की थी जिससे हाँ, उनका लव वाला हिसाब किताब भी बहुत जबरदस्त है कि लव एंगल। हाँ, मासूम सा लोग, हाँ, बहुत बचपन आप का, वो बहुत ह्यूमन, बचपन का प्यार था वो। बचपन का प्यार है। बचपन का प्यार है। सोनू वो ढूंढता रहता है पूरे की सोनू उसका। आप समझो कि हम आजकल पीटीएसडी की बात करते हैं कि जहाँ पुरानी चीजें हमको हॉन्ट करती हैं, वो उस टाइम जब हमें पता भी नहीं था, सही बात है। तो उस टाइम डोगा के थ्रू हम देख रहे थे कि कोई लड़की वो दिखती है तो उसको सोनू दिखाई देती है। हाँ, ये कितना रियलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। जैसे स्पाइडरमैन मुझे हमेशा सबसे मार्वल के सबसे कैरेक्टर में अच्छा लगता है क्योंकि वो बड़ा ह्यूमन है। वो लात खा रहा है अपनी रियल लाइफ में भी, वहां पर बचा रहा है, और वो लूजर ही है लाइफ में, मतलब उसे कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये चीज है आपके। हाँ, ये चीज है, करेक्टर्स में विविधता है। और जहाँ तक अपू जी ने पूछा कि कॉपी वाली बात, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझनी या मैंने समय के साथ समझी हैं कि हमारे जो देखा जाए तो सबसे पहले सुपर हीरो तो अपने राम जी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान जी, और शिव जी, और अपने विष्णु जी हैं जी। तो सुपर हीरो कॉन्सेप्ट गया तो यहीं से है। हाँ, सही बात है। ठीक सही है। बात। दूसरी बात आती है कि जब हम लोगों ने शुरुआत की, जी, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल। तो आज के समय में जब हमने शुरुआत की थी 80s में, तो यूनिवर्सिटी के नाम पर डीसी और मार्वल, एक मैं यूनिवर्सिटी का दर्जा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले नागराज की जो भी परिकल्पना की, वो कहीं ना कहीं से स्पाइडरमैन से क्लिक की। अच्छा। अब उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं, सुपर हीरो कॉन्सेप्ट, कि ऐसा Right. कोई सुपर हीरो हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। दूसरा, मेरा भाग्य अच्छा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, नहीं तो मैं डीसी मार्वल को रगड़ देता। खींची जाते मैं तो रगड़ देता। सही बात है। तो हमारे दिमाग में ऐसा एकदम नहीं था कि हमें कॉपी करनी है। जी, और जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए वो अपनी देसी अवधारणा को लेके, बिल्कुल। अपने रूट से जो है कैरेक्टर, जैसे डोगा की अवधारणा क्यों आई थी, हमें एक ऐसा सुपर हीरो चाहिए था जो बिल्कुल आम लोगों के लिए हो। उसकी कहानियाँ सारी आम लोगों की कहानियाँ होती हैं, राइट। जो अपनी जीवन में कोई गाली भी दे दे तो चुपचाप सुन के निकल लेता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, अपनी डेली की जो उसकी रूटीन है उसे पूरा करना है। वो अपने मन में कितनी भी आक्रोश हो, लेकिन वो निकाल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो है डोगा, आम आदमी का आक्रोश, वो डोगा है। वाह। ये शुरुआत में ही मेरे दिमाग में इसका खाका आ गया था। अब क्योंकि सुपर हीरो को कोई एक लुक देना होता है, तो वो लुक देने के लिए क्या कि वो एक शहर का वफादार है। तो शहर का वफादार है तो वो कुत्ते जैसी शक्ल वाला होना चाहिए। ऐसा कोई भी कैरेक्टर वहां पर नहीं था। वफादार हो, राइट। कुत्ते जैसी शक्ल, यानी वफादारी की मिसाल तो कुत्ते से है। तो वो उसने कुत्ते का जो मास्क है वो पहना, राइट। और फिर उसके बाद उसने जो लोगों से मतलब कानून की हिफाजत कानून के हथियारों से ही करनी शुरू करी। राइट। तो चोरी के हथियारों को वो इस्तेमाल करता है, हाँ, अपने हथियारों की तरह। ऐसे ही जब हमने नागराज शुरू करी थी तो ये बात आई कि भाई क्या क्राइम होगा जिसके पीछे नागराज को देखा जाएगा जोड़ के। राइट। तो उस समय 84 में आपको याद होगा कि आतंकवाद हिंदुस्तान में तेजी से फैलना शुरू हो गया था, और ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका था। राइट। तो हमने कहा हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो इसको ग्लोबल पहचान दिखा सकता है। आतंकवाद
उस समय एक ऐसा वो मुद्दा था जिसकी कोई काट, क्योंकि उसमें राजनीति भी मिक्स थी, तो ऐसे ही जाके किसी को वो नहीं कर सकते थे काउंटर। तो ये देश विदेश में घूमेगा और सारे आतंकवाद को खत्म करेगा। तो हर एक के साथ कोई ना कोई सेंस हमने ऐसा जोड़ा जो हमारे अपने देश के साथ जुड़ा हुआ था, हमारे देश में जरूरत थी, उस चीज को लिया। रेफरेंस पॉइंट आप इंडियन ही पूरा बनाने की उसको चल रहा था, है ना। एक करेक्टर की बात नहीं हुई, कौन? परमाणु। परमाणु भी है, मैं सब पे बात करूंगा। सब पे अरे आपको क्या लग रहा है? परमाणु मेरे को बड़ा अच्छा मैं लगता तो था, बहुत सारी चीजें क्योंकि- कहने के लिए मेरे, हाँ परमाणु, क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ी पावर थी यार, मतलब वो एटम को वो कर लेता, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो प्रोबॉट जाएगा, उसके प्रोफेसर थे और वो छोटा बड़ा हो जाता था। छोटा बड़ा हो जाएगा, कितनी मतलब। बट उसको मुझे लगता है वो नहीं मिला जो वो जितना बचा सकता था। रिकॉग्निशन नहीं मिला हाँ। उसे, वो पहचान नहीं मिली। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। अच्छा, वो रीजन ये था कि वो साइंटिफिक करेक्टर था। ओके, आप उसको अगर लेके आ रहे हो तो चलो, कुछ कहानियां शुरू की तो चल गई, ठीक है, आग, ये वो जो शुरू में कहानियां आई, केकड़ा, हाँ। वो सब तो चल गई, लेकिन एक समय बाद जाकर आपको करेक्टर के अंदर घुसना होता है। राइट, करेक्टर के पावर से, उसकी सोच से कहानियां निकालनी होती है। राइट। तो अब यहाँ पर जाके गड़बड़ा गया, क्योंकि वो साइंटिफिक मेरे बैकग्राउंड नहीं थी। अच्छा, तो ये एक परेशानी उस समय आई, जिसके कारण दूसरा एक बड़ा कारण ये भी था कि हमारे पास उतनी टीम नहीं थी, एडिटिंग टीम, राइटर और ये सब मिलके। तो अब आपका नागराज डोगा चल रहा है, फिर उसका भेड़िया आ गया था, भेड़िया, तो बांकेलाल वगैरह के लिए इतनी तकलीफ नहीं थी, वो तो राइटर लिखलाता था, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन नागराज डोगा और इनके लिए जरूरत थी कि आप पूरी अपनी समझ के साथ पूरा समय दें और फिर कहानी को निकालें, क्योंकि जब आपका करेक्टर पसंद आने लग जाता है, लोगों को बिकने लग जाता है, तो फिर आपकी जिम्मेवारी भी बन जाती है। बिल्कुल। मैंने देखी जैसे कॉमिक्स, कुछ कॉमिक्स ना बड़ी मैच्योर रही हैं और मुझे पढ़ के लगा कि यार ये क्या साहित्य है। जैसे परमाणु की कॉमिक्स थी, वोट फॉर परमाणु, तो उसमें ना पॉलिटिकल सिनारियों पे परमाणु होता है, उसको हेलुसिनेट करके नेहरू जी, गांधी जी, ये सब दिखाई देते। अच्छा, हाँ, जयकारा परमाणु नहीं वो नहीं थी, वोट फॉर परमाणु ही मैंने उसके आसपास ही आई थी। अच्छा, वो मैंने सब नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो फॉर परमाणु में क्या हुआ था कि उसका ना ब्रेन वॉश कर देते हैं, एक अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग होते हैं। अच्छा, और वो परमाणु को हवा में उड़ रहा होता है, उसमें गांधी जी और ये सब आके बोलते हैं कि तुम भी इलेक्शन करो और तुम भी ये करो, बदलाव लाना है तो तुम। हाँ, और वो करप्ट हो जाता है। तो आप एक सुपर हीरो है जहां पर आप एक वहां के सिनारियो को आप बात करें, क्योंकि दिमाग में बच्चों के तो सुपर हीरो है, वो किरण निकाल रहा है, झूम झाम झड़ाम, लेकिन यहाँ पर करप्शन की बात हो रही थी। जो नेता है वो बियर में नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, कि बियर, मुझे पता नहीं था बियर क्या है, वो कह रहा बियर बात कर रहे हैं, कुछ होगा भाई, बहुत महंगा पानी आता होगा। तो उस लेकिन वो कितना, जैसे आप डोगा की मैंने कॉमिक्स पढ़ी, बॉम्बे डाइंग बहुत खतरनाक कॉमिक्स थी, इमोशनल करने वाली कॉमिक्स थी, कि उसमें एक पूरी फैमिली जो है ना अपने दामाद को ढूंढने आती है अयोध्या से। अच्छा। और वो पूरे टाइम वो ढूंढते रहते हैं उसको, और वो उसकी वाइफ बेचारी परेशान रहती है। और एक बहुत बड़ा गुंडा रहता है उस शहर में जो सबको परेशान करता है, डोगा भी परेशान है उससे। अच्छा। और लास्ट में पता चलता है कि वो जो गुंडा है ना, वही बिछड़ गया था, जो दामाद है वही है। तो ये डिगवाल जी ने बनाई थी, सुरेश डिगवाल जी ने बनाई थी। सुरेश डिगवाल जी परमाणु और डोगा दोनों ही बना रहे थे उस टाइम, मनु बहुत बाद में आया भैया। तो ये सब कहानियां मैंने पढ़ के मेरे लिए ना, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और ये कंटेक्स्ट मुझे समझ में आ रहे थे कि ये एक ऐसी कहानियां थी जो बच्चों के लिए होके भी बच्चों के जैसी नहीं थी, ये बड़ी मेच्योर था, और वो मेच्योरिटी के साथ में मैं जा रहा था। कैरेक्टर भी ऐसे ऐसे हो गए थे कि डोगा आप थोड़ा सा, जब आप बड़े हो रहे हो, बच्चों के लिए भी था, लेकिन वो जैसे मैंने देखा है कि जैसे जैसे कहानियां बढ़ती गई राज कॉमिक्स में, वैसे वैसे जैसे हम बड़े होते कहानियां भी बड़ी हो रही थी, लेखक भी बड़े हो रहे थे। ठीक बात है। आई थिंक मुझे लग रहा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इंडिया में फाइन आर्ट्स का एक मेजर जो रोल आई थिंक राज कॉमिक्स या जितनी उस टाइम पे कॉमिक्स आई उन्होंने प्ले किया होगा, क्योंकि उससे पहले मुझे लग रहा है फाइन आर्ट्स के लिए इतनी दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं होगा।
मतलब मुझे लगता है पहले आर्ट्स के मायने बहुत अलग थे, अभी भी है हाँ, कि वो पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस, उन सब चीजों में है। हाँ, हाँ, और डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जाना बहुत कुछ है। पर बहुत राज है। कॉमिक्स एक बहुत बड़ा रीजन रहा जहां पर जैसे मेरे जैसे लोग, या आपने बताया कि फाइन आर्ट्स की तरफ रुख किया कि यार ये बनाना है, कॉमिक्स बनानी है, ऐसा कुछ करना है, और हमने बनाई भी, वो सपना पूरा करना था किसी न किसी देखिए, तरीके से। कॉमिक्स में जो पैनलिंग होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं ड्राइंग के, और जो प्रेजेंटेशन भी होती है उसमें किस तरीके से करेक्टर को अलग अलग एंगल से दिखाते हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए, आप किसी भी आर्ट्स में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हाँ। वो आपके काम आएंगे अगर स्टडी मटेरियल वो हैं। अब ये अच्छी बात है कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे, क्रिएटिव ऐसे रहे जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे अच्छे एंगल्स दिए, जैसे सुरेश डिगवाल जी का नाम लिया, मनु जी का नाम लिया, दिलीप कदम जी के आर्ट में कुछ अलग ही बात है, प्रताप मुली जी के आर्ट में कुछ अलग ही बात है, बिल्कुल। वो बिल्कुल ही अलग तरीके, उनकी लाइंस जो होती थी सॉफ्ट लाइंस होती हैं, हाँ, देख के पता लगता है कितनी सॉफ्टली ड्रॉन की है, और गजब का आर्ट होता है। तो लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे, मनु और प्रताप मुलिक। हाँ, मैंने एक चीज देखी, बहुत सुंदर लड़कियां, उतनी सुंदर लड़कियां और लोग बनाए सबने। सब नहीं, कदम जी ने भी अच्छी अच्छी हाँ, बनाई। करम जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर की। क्या डिस्कशन सलोनी- हो रहा है ये तीन- डिस्कशन ही कर जा रहे हैं। अरे हाँ, नहीं, मतलब देखो, ये तो खूबसूरत आर्ट की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल ये समझ आर्ट की गए। बात हो रही है। मैं आर्ट से बहुत प्रभावित जो हुआ, सबसे पहले मुझे धीरज वर्मा, अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने कोबी भेड़िया जब आया शुरू में, तो वो उन्होंने बनाया, और वो कहानी भी बड़ी फैसिनेटिंग लगी मुझे कि जंगल में लोग हैं, हाँ, और पहले भेड़िया कैरेक्टर था, हाँ, वो भी भेड़िया। एंटी हीरो टाइप का था, डार्क कैरेक्टर है और हाँ, कबीले हाँ, की रक्षा करता है। हाँ, हाँ, हाँ। और एक समय ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए, दो शरीर बन गए, को भी अलग जिसमें एक कोबी अलग है और भेड़िया अलग है। अब कोबी है, उसका जो जानवर वाला रूप है, बहुत बदतमीज, सबसे बदतमीज बात करने वाला, झवड़िया देने वाला, वो किसी बिल्कुल की- जो क्रूड जो होता है ना करेक्टर, हाँ। वो है एकदम जानवर, हाँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ जैसे समझ नहीं, जानवर- बैल बुद्धि है एकदम। हाँ, बैल बुद्धि। उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसको रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भेड़िया जो ह्यूमन पार्ट है, हाँ, वो उससे रीजनिंग कर रहा है। अच्छा, दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड है, हाँ, हाँ, एक ही गर्लफ्रेंड है, और दोनों ही क्या नाम है, उस पर अपना अधिकार मानते हैं, और अब वो उन्हें बेचारी दोनों को समझाने में रह जाती वो है। उन्हें बेवकूफ बना रही है, समझा नहीं रही है, अच्छा, उन्हें बेवकूफ बना रही है। अरे, अरे। मैं सच में आज भी पढ़ता हूँ ना उसके डायलॉग, मुझे लगता है कि क्या बेवकूफ बना रही है। हाँ, तो वो जो कोबी है, हाँ, वो गजब का, मतलब उसने कॉमेडी लेके आया वो। हाँ, हाँ, वो कोबी भेड़िया जब दोनों अलग हो गए तो कॉमिक्स में उसकी इतनी गजब की कॉमेडी आई है, कुछ कहने की हद नहीं। उसके बाद लगा कि इन कैरेक्टर को और पहचाना, प्यार किया जा रहा है, ऐसा हाँ, हाँ, रिस्पॉन्स हाँ, मिला। हाँ। हालांकि शुरू में जब उसको अलग किया गया, पहली कॉमिक थी कोबी और भेड़िया, हाँ, हाँ, तो लोगों ने पसंद किया, पर जब लोगों को पता लगा कि अब हमेशा अलग रहेंगे तो वो लोग भी दो फाड़ हो गए थे। अच्छा, बहुत लोगों ने अच्छा। कॉमिक्स उसकी पढ़नी छोड़ दी। अच्छा, बहुत से लोग फिर बीच में एक बार इन दोनों को मिलाया भी गया, हाँ, एक कर दिया गया, हाँ, 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 अब फिर दो फाड़ हो गई। बली कुठार वगैरह। हाँ, बली कुठार हो गए। ओ भैया। हाँ, तो खैर ये तो फैंस का अपना अधिकार होता है। वो कभी आपको जैसे मैंने देखा कि डोगा जब शुरू हुआ, मनु ने शुरू किया, कर्फ्यू उनकी पहली कॉमिक्स थी हाँ, आई थिंक, फिर उसके बाद नरेश जी ने कुछ दिन डोगा को बनाया था, शायद नरेश या क्या नाम था विनोद उनका? कुमार जी ने बनाई थी। विनोद, हाँ, हाँ। विनोद ने बनाई थी, जब वो गैंग वैंग वॉर की कहानियां होती थी, फिर वापस मनु जी। तो कभी आपको जब आर्टिस्ट बदलते थे किसी कॉमिक्स में, तो उससे ऑडियंस के बीच में कुछ चेंजेस हाँ, दिखे कभी? हाँ, वो रहता है। इवन भोकाल के साथ तो ये बहुत बार हुआ। भोकाल तो मैं कदम के अलावा हाँ। उनकी अलावा इमेजिन नहीं कर सकता। तो लेकिन कर भी क्या सकते हो आप, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि कितना आप जो प्रीवियस ईयर्स का जो आर्टिस्ट है उसके करीब तक ले जाएं। जैसे दूसरे आर्टिस्ट से आप बनवा रहे हैं, कितना करीब तक ले जा सकते हैं या कितना और अच्छा बना सकते हैं। तो लेकिन डिपेंड करता है, खुद हमारे साथ होता था, हम पढ़ते थे जिस समय फैंटम, और मेरे को याद है उस समय कई बार हमें लगता था या तो इंकर चेंज हो गया या कुछ ना कुछ समझ में आ जाता तो वो पकड़ में आ जाता था। Right. इवन राइटर भी हाँ, बदला तो पकड़ में आ हाँ, जाता था। हाँ, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए तो है नहीं। सही बात है। मैं हमेशा जब भी कोई कॉमिक्स खोलता था
तो हमेशा ये दिखता था कि पेंसिलर कौन है ये, और मैं हमेशा ना कि लोग कैसे दिखते होंगे। तो भाई कॉमिक्स आई थी परकाले या किसी में उनकी फोटो छपी थी सब, चक्र में चक्र वो मैंने किसी से मांगी थी, वो फाड़ के मैंने वापस कर दी उसको। वो बेचारा अभी तक डांटता है मेरे को कि वो उसमें जॉली सिन्हा, मुझे जॉली सिन्हा पहले बात पता चला लड़की है कोई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कोई ये हो गया। अनुपम सिन्हा की फोटो देखी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक था इमेज कि लौंडे लपाड़े बना रहे हैं पर ये सब देख के कि जो है सबकी उम्र जो है 40+ है और ये सब चीजें हैं। तो मुझे एक में आपकी इलस्ट्रेशन छपा था, फोटो नहीं छपी थी। आई थिंक वो राज कॉमिक्स, वो एंथोनी की कॉमिक्स थी या वो जिसमें संजय गुप्ता सबसे एंड में नीचे एक लाइन में थी। आपको याद है कौन सी कॉमिक्स? मुझे याद है, उन्हें कॉमिक्स का नाम अभी याद नहीं आ रहा। एंथोनी या डोगा की थी, मुझे ये याद है। डोगा की रही होगी, डोगा की होगी। तो ये चीज है। वाह। तो ये मैंने देखा कि यार ये लोग हैं, इनसे मिलना है मुझे आगे। और बढ़िया। आपको अच्छा लगता है कि कोई कैरेक्टर है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, हालांकि सब बच्चे किस उसमें आई मीन आर्ट में या नहीं मैं अब उसमें आता हूँ कि ओवरऑल कॉमिक्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। कोई कैरेक्टर जो आपके नजर में था कि यार ये ना इसको फटना चाहिए, इसको लोगों तक बहुत पहुंचना चाहिए, पर ये अंडररेटेड रह गया। देखा जाए तो एक तो योद्धा है, एक एंथोनी है। एंथोनी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब वो डोगा से ऊपर जा सकता है। हाँ, कहानियों में बहुत बढ़िया जा सकता है। तो एंथोनी क्या है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो मर चुका है, वो अच्छा मरा हुआ है, वो डेड आदमी है, ठीक है, वो कब्र फाड़ देता है अपनी, अच्छा, और निकलता है। और कोई अगर अच्छा आदमी रहे तो अगर एंथोनी आसपास है तो उसको खुशबू आएगी। अगर मैं हरामी टाइप की जैसे मैं हूँ, मुझे बदबू आएगी, मुर्दे की बदबू। तो वो अब सोचो ये कितना बढ़िया कंसेप्ट है। मैंने एक फिल्म देखी थी रोबोट, रजनीकांत की, और मैंने एक बहुत पहले फिल्म देखी थी, सॉरी आपकी कॉमिक्स पढ़ी थी, हिटलर वाली जो थी, जिसमें छोटा बच्चा रहता है जो हिटलर रहता है। तो वो कंसेप्ट देखा मैंने कि उसमें क्या था। रोबोट आपने देखी है? याद नहीं मेरे को। रजनीकांत की बड़ी अच्छी। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें बहुत सारे रोबोट बन के बहुत बड़ा एक ह्यूमन बन जाते हैं। तो मुझे लगा यार ये मुझे देखा है मैंने, और मैंने वो कॉमिक्स मुझे याद आ गई जो मैंने तानाशाह, अरे भैया, जिसमें हिटलर रहता है, उसकी आत्मा जो है बच्चे के अंदर आ जाती है और बच्चा पूरा कंट्रोल करता है। ये पढ़ी है मैंने, शायद पढ़ी होगी। और उसका कवर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हमेशा उसका कवर ऐसे था कि कवर खोलो और एक कवर चिपका हुआ है। तो ये नए एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे थे। और तो बहुत बातें हैं, मैं क्या करूं, मैं तो एकदम अलग मुग्ध हो रखे हैं। रवि भाई तो एकदम पूरे एग्जैक्टली। मतलब मेरे लिए कॉमिक्स अभी भी जहां कॉमिक्स दिखती हैं, मतलब मेरे रोंगटे वो कॉमिक्स वाला अभी आप किस्सा बता रहे थे ऑफलाइन ना, वो जरा शेयर कर दो जिससे कि मार्केट में पता रहे कि अगली बार जब कोई आपको कॉमिक्स दे तो वो मेरे हिस्से की भी आपको दे। देखो दोस्तों, आप लोग शोज में आते हो, और मेरे शोज में बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छे गिफ्ट मिलते हैं मुझे जी। पर अगर आप लोगों के पास कॉमिक्स है तो आप लेके आओ। बहुत सारी कॉमिक्स, पुरानी नई जो भी है, मैं उसको बहुत तहे दिल से स्वीकार करूंगा, और बहुत खुशी होगी मुझे। मैं हग वग भी कर लूंगा अगर बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा ही लगेगा डेफिनेटली। इतनी अभी जैसे भोपाल में हमारे भाई आए, एक बैग से उन्होंने जैसे ही कॉमिक्स निकाला, उसकी जो महक है, मतवाला हो गया था। मैं बर्बादी की तरफ जाने लग गया। मैंने बोला कि बेहोश होने से पहले रोक दो मुझे, किताबें कहीं रख दो, कहीं नहीं तो मैं मूर्छित हो जाऊं। उसमें एक छोटा सा पात्र इस आर्टिस्ट को भी देना है जो पूरा शो ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसको भी थोड़ा सा कॉमिक्स का कुछ तो दे दो, डिजिटल कॉपी दे दो, कुछ तो दो। आप चंपक पढ़ते हैं ना, चंपक ही निकले, चंपक दे दो, कुछ तो दो, बाकी लाल चंपक। तो पुरानी किसी के पास कॉमिक्स है तो वो लेके आओ, बिना किसी सोचे, बिना किसी। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। हम बातें तो और सारी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो अगले एपिसोड के लिए हम थोड़ी सी होल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो एक नॉस्टैल्जिया में चले जाओ तो मेमोरीज कभी खत्म ही नहीं होंगी, और आप बैठे हुए हो तो बिल्कुल हम तो वैसे ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच रवि भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में सर को यही कहना चाहूंगा जी प्लीज, कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जिस इंसान को इतना पढ़ रहे हैं, संजय गुप्ता, प्रेजेंट बाय संजय गुप्ता, और वो उनके साथ आज मैं बैठ के बात कर रहा हूँ और अपने दिल की बातें निकाल पा रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि मैंने बहुत पहले बहुत
चिट्ठी लिखी थी जब छोटा था बता देते आप। कॉमिक्स पढ़ते हुए कि संजय सर मैं ना बहुत पढ़ता हूँ कॉमिक्स, हाँ, मैं एक दिन आपके पास आऊंगा हाँ। और मैं आपके साथ में काम करूंगा। वाह। तो काम तो कर रहा हूँ वैसा काम नहीं कर पाया, नहीं, पर तो संजय वैसे सर के वैसा- साथ मिलके जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे वो बचपन का हीरो, मतलब वो फीलिंग आप मुझे लगता है कि कहीं नहीं कर सकते कि वो कोई चीज आ जाए जो तुम्हारे बचपन में परी कथाओं का पार्ट था और वो अचानक सामने आ जाए। हाय, हाय। तो आई एम लाइक वेरी ग्लैड कि आपके साथ बैठा हूँ, Thank मेरा you, रवि प्रिविलेज जी। है ये। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू अपूर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग टू आवर शो काफी वाइल्ड शो। एंड डेफिनेटली आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए राज कॉमिक्स और फिर अब अल्फा कॉमिक्स से, और बस हम तो अपने बच्चे जब होंगे तो उनको भी फिर यही पढ़वाएंगे। जरूर। बट थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।